वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। हितकारी निधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया कि दिसंबर माह के वेतन से शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों के हितकारी निधि की कटौती की जानी है। इस संबंध में मैंने कल ही एक वीडियो बना करके पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताया था कि पे मैनेजर पे दिसंबर माह के वेतन से हितकारी निधि की कटौती किस तरीके से की जानी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मास्टर में जाकर के आपको क्या करना है। इसके अलावा प्रत्येक एम्प्लॉय की डिटेल्स में जो हितकारी निधि का अकाउंट है वो किस तरीके से अपडेट करना है, और उसके बाद में बल्क डिडक्शन में जाकर के आपको किस तरीके से प्रत्येक कार्मिक की हितकारी निधि की डिडक्शन है वो करनी है। और उसके बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको चेक करना है कि डिडक्शन ऐड हुई या नहीं हुई, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐड नहीं होती है और आप उस भरोसे रह जाते हैं तो दिसंबर माह की सैलरी बन जाती है और वो जमा नहीं हो पाती है, तो बाद में चालान वगैरह से जमा कराना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। पूरा वीडियो मैंने स्पेशली हितकारी निधि को पे मैनेजर पे किस तरीके से डिडक्शन अपडेट करना है वो बनाया हुआ है। आज मैं बात करूंगा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 5/12 यानी आज ही एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है हितकारी निधि से संबंधित, और जिसका विषय है कि हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अधीनस्थ होने पर वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रण है, और जिसकी अंतिम तारीख है 5/1/2024। यानी अभी आपके पास काफ़ी समय है, यानी एक लगभग आज जैसे 5/12 है तो 5/1 यानी एक महीने के अंदर अंदर जो भी कर्मचारी साथी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उनके अगर बच्चे व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत है, अब किस किस पाठ्यक्रम में अलाउ है वो भी डिटेल में इसमें आ जाएगा। इसके अलावा उसके लिए फॉर्म कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो कई कुछ जो साथियों ने कमेंट भी किया था कि हितकारी निधि का क्या फ़ायदा है, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उस वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि हितकारी निधि के क्या क्या बेनिफिट्स है, किन किन कामों में हितकारी निधि से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो उसी में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो भी माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनके अगर बच्चे किसी व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके संबंध में डिटेल में ये जानकारी है। तो हितकारी निधि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के अंतर्गत शिक्षा विभाग में राज्य की सेवा में समस्त वर्ग के कर्मचारी, शिक्षा अधिकारी और व्याख्याता, जिसमें स्कूल शिक्षा अध्यापक, मंत्रालय और सहायक कर्मचारी सभी शामिल है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ वित्तीय सहायता दिए जाने बावजूद संलग्न प्रारूप जो भी प्रारूप है उसमें प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, और प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भरते समय और संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेसित करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? पहली बात तो ये योजना है राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है माध्यमिक या प्रारंभिक किसी भी सेटअप में हो, उनमें समस्त वर्ग के किसी भी कार्मिक है उनके बच्चों के लिए लागू होगी। यानी आप चाहे व्याख्याता हो, तृतीय श्रेणी अध्यापक हो या मंत्रालय कर्मचारी हो, शिक्षा विभाग में जुड़े हैं और आपके बच्चे अगर इसके पात्र हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या आएंगे, तो इसमें एक तो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीएड, सीए, एसटीसी, नर्सिंग, फार्मेसी पाठ्यक्रम, ये सभी जो भी है इनमें अध्ययनरत कोई भी है उनको ही वित्तीय सहायता दी होगी। तो ये पाठ्यक्रम इनके बारे में भी डिटेल में और आगे आप बता दूंगा। तो निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है। जैसे इंजीनियरिंग में कौन कौन आएंगे, तो इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम जो 4 वर्ष का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, जैसे डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, माइनिंग, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्रिंटिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इन किसी भी पाठ्यक्रम में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर है अध्ययनरत और 4 साल के पाठ्यक्रम में है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं तो उनको मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल में कौन कौन, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, फार्मेसी ऑफ मेडिसिन या पशु आयुर्विज्ञान यानी वेटनरी में अगर है तो भी मिलेगी। और उपयुक्त पैरा और ब जो ऊपर दिए हुए हैं उनमें 4 वर्षीय जो डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी सामान्य रूप से 4 वर्ष हो लेकिन 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अगर उससे कम पाठ्यक्रम है तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो भी है जैसे बी फार्मा है उसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 2 वर्ष का जो भी होगा तो उसी में ये सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट है स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड और एसटीसी जो भी पाठ्यक्रम है उसकी अवधि भी 2 वर्ष की मान्य है, 2 वर्ष से कम वाला है वो मान्य नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात की प्रार्थना पत्र की सभी प्रविष्टियाँ स्वयं कर्मचारी या संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी चाहिए। भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क यानी जितने भी फीस जमा करवाते हैं उसका शुल्क का प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करना है।
आगे फॉर्म पे आ जाएगा, फॉर्मेट भी किस तरह के फॉर्मेट होगा। और प्रार्थना पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें वो संलग्न करनी है। फोटोस्टेट प्रतियां हैं वो स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि फोटोस्टेट का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। तो जो भी मूल प्रति होगी वो स्वीकार्य होगी। और समेकित भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका विवरण है, मध्यवार विवरण है, प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना पत्र विचारणीय होगा। इसके अलावा सत्र 2023-24 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र यानी अध्ययनरत सर्टिफिकेट भी आपको संलग्न करना पड़ेगा, जो भी प्रारूप आगे दिया उसी में फॉर्मेट में भर करके। इसके अलावा सहायता जो भी राशि है वो ट्यूशन, पुस्तकालय और प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी शुल्क के भुगतान पर ही दे, यानी ये तो ट्यूशन फीस की रसीद, पुस्तकालय या प्रयोगशाला की रसीद है उस पर भी दिए होगा। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त की गई दर्शाई गई राशि पर सहायता दे नहीं होगी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप इसका अगर फॉर्म भरें। सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है और राज्य कर्मचारी के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अध्ययनरत है उसी के लिए स्वीकार्य होगा। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के प्रार्थना पत्र स्वीकार होगा, यानी एक से अधिक बच्चों का अप्लाई नहीं कर सकते। और सहायता राशि वर्ष 2023-24 के लिए मान्य होगी। जिन्होंने सत्र 2023-24 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो उन्हें प्राथमिकता से सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रार्थना पत्र निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं होने की सूरत में शेष प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा, यानी प्रार्थना पत्र आपको निर्धारित अवधि में जहाँ भी जो भी एड्रेस है वहाँ पे आपको पहुँचाना है। प्रार्थना पत्रों के आधार पर पात्रता की जांच के उपरांत और हितकारी निधि कोष में उपलब्ध जो भी राशि होगी उसके अनुसार सहायता दी होगी। और प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाने से तात्पर्य ये नहीं कि आपको सहायता मिल जाएगी, अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाए। यानी कि हितकारी निधि में इसमें जो भी है वो फंड होगा, फंड पे आधारित जितने भी प्रार्थना पत्र होंगे उसी के अनुसार होगा। अप्लाई करने का मतलब 100% सहायता मिलेगी ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा राज्य कर्मचारी हितकारी निधि का नियमित अंशदाता वर्ष 18-19 से होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कार्मिक इसके लिए अप्लाई कर रहा है जो अपने बच्चों के लिए, वो 18-19 से लगातार हितकारी निधि की कटौती करवा रहा हो और अंशदान जमा करवाया हो और उसकी कटौती का शेड्यूल और ईसीएस की जो भी राशि प्रति कॉपी है वो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 यानी विगत 5 जो वर्ष है उनकी ईसीएस और जो कटौती का शेड्यूल है हितकारी निधि का वो आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सहायता पाठ्यक्रम में तो रुपये 10,000 निर्धारित है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहायता होगी 10,000 रुपये होगी। इसके अलावा अपूर्ण प्रार्थना पत्र या शुल्क की मूल रसीद अगर नहीं होने या देरी से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में और निरस्त हुए प्रार्थना पत्रों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। और सहायता राशि 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्रों पर दी जानी है जिसे वरीयता के आधार पर प्रदान की जाएगी। तो ये भी है कि जो भी पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से और प्रथम वर्ष के जो भी स्टूडेंट है उनको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात जो भी लिखी हुई है कि प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 की जो ईसीएस और शेड्यूल की प्रति है वो संलग्न की जानी है। और जिन कार्मिकों का वेतन पीडी8 से आहरण होता है उन्हें सीबीओ यानी जो भी उनके आहरण वेतन अधिकारी होते हैं उनसे ईसीएस और शेड्यूल की प्रति प्राप्त करके संलग्न करनी पड़ेगी और उसके अभाव में प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो ईसीएस शेड्यूल है और जिसकी जो हितकारी निधि का जो शेड्यूल है और जिसकी जो भी कॉपी है ईसीएस कॉपी है वो आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी तभी, और उस पर आप अपने डीडीओ जो भी है उनके भी साइन करवा लें और उक्त जो भी विषयक सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों या कार्यालयों में प्रसारित करें ताकि अधिकाधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। और निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबंद करावे कि प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजे। प्रार्थना पत्रों की अपनी अनुशंसा सहित 5/1/24 तक अधो हस्ताक्षरकर्ता को पद नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें और अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई भी भेजा जाता तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी प्रमाण पत्र है वो 5 तारीख से पहले पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद में जो भी प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उक्त अवधि से पूर्व आवेदन करने वालों को पुनः इस आवेदन के अनुसार आवेदन करना होगा। अब जो प्रार्थना पत्र दिया हुआ है वो भी यहाँ मैं बता दूंगा क्या है। और ये उपनिदेशक प्रशासन सचिव हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इस एड्रेस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं। अब जो भी फॉर्मेट है हितकारी निधि का जो प्रार्थना पत्र है वो इस तरीके से होगा जिसमें हितकारी निधि से राज्य कर्मचारियों, राजपत्रित शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा शिक्षक, मंत्रालय कर्मचारी और सहायक कर्मचारी और समस्त वर्ग के कर्मचारी जो माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा में है उनके बच्चों के लिए है, जिसमें कर्मचारी का नाम, पद स्थापन, कर्मचारी का स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, खाता संख्या, इसके अलावा जिसमें बैंक या पासबुक और निरस्त चेक की कॉपी वगैरह वो संलग्न करनी पड़ेगी। अध्ययनरत छात्र छात्रा का नाम, छात्र से क्या संबंध है, पुत्र पुत्री जो भी है, छात्र छात्रा के व्यावसायिक नाम किस पाठ्यक्रम में है, नर्सिंग में है, मेडिकल में है, मैनेजमेंट में, एसटीसी है क्या है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है, महाविद्यालय में किस तारीख को प्रवेश किया, महाविद्यालय का नाम जहाँ अध्ययनरत है,
निजी है, राजकीय है, जो भी है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के लिए भुगतान की गई जो राशि, उसकी मूल रसीदें, रसीद संख्या और उसकी राशि, और छात्र छात्रा जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस संस्था के संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र है, वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा हितग्राही निधि की जो भी आईडी संख्या, यानी जो भी अंशदान कटौती शेड्यूल और ईसीएस वर्ष 18-19 से लेकर के 22-23 तक के आपको संलग्न करने हैं। यानी जो भी कार्मिक है वो 18-19 से नियमित रूप से अंशदाता होना चाहिए, और नीचे कर्मचारी के साइन होंगे और लिखा हुआ होगा कि प्रमाणित करता हूँ कि सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो भी विवरण दिया वो सही है। यानी जो भी कर्मचारी उनके हस्ताक्षर होंगे, पद स्थापन और कार्यस्थान लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात की संस्था प्रधान जो भी है उनके द्वारा इसको फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, अग्रेसित करवाना पड़ेगा। पहले संस्था प्रधान, उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे संस्था प्रधान का जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती जिस पद पे कार्यरत है, पद स्थापन है, कि इनके पुत्र पुत्री जो भी महाविद्यालय में अध्ययनरत है और इनके जो भी सत्र वगैरह में प्रवेश लिया और अनुशंसा की जाती है, यहाँ पहले संस्था प्रधान के साइन होंगे या फिर उसके बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी के उनके साइन होंगे। तो ये प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इसके साथ में अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगाना भी अनिवार्य है। जिस भी महाविद्यालय में स्टूडेंट बच्चा वो अध्ययनरत है उसके संस्था प्रधान का, जहाँ में जैसे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, महाविद्यालय का नाम आ जाएगा, किस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, इसके अलावा उसकी जो डिटेल्स है, पाठ्यक्रम कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, प्रवेश तिथि कौन सी है, वर्तमान में किस वर्ष में अध्ययनरत है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, या और कोई विशेष विवरण है तो वो ये सारा भर करके संस्था प्रधान से मोहर लगवा करके हस्ताक्षर करवाना। ये भी सर्टिफिकेट आपको, अध्ययन प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ेगा। संस्था प्रधान का जहाँ भी कार्मिक कार्यरत है, कर्मचारी कार्यरत, उनके संस्था प्रधान का ये सारा लगा करके जिला शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर करवा करके आपको ये जो एप्लीकेशन है ये आपको फॉरवर्ड करनी है। संलग्न आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और रसीद वगैरह है वो ओरिजिनल करनी है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। हितग्राही निधि से संबंधित जो भी सहायता शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनके बच्चों को मिलती है उसके संबंध में। और मैंने पहले आपको बता दिया कि अन्य जो भी योजना है उसके संबंध में मैंने 2-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, और पे मैनेजर पे हितग्राही निधि की कटौती किस तरीके से करनी है उसका वीडियो मैंने कल ही बनाया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।